हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 2। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी। यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी का मतलब ये है कि क्लास नंबर 1 में आपको ध्यान होगा कि हमने हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को प्रोवाइड करती है और किस तरीके से फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को तैयार करके हाउस होल्ड को सप्लाई करता है। तो जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में हाउस होल्ड और फर्म्स दो सेक्टर इन्वॉल्व हो तो उसे टू सेक्टर इकनॉमी बोलते हैं। तो मैं आपको क्लास 1 की एक बार इमेज दिखा देता हूँ जहाँ पर हमने टू सेक्टर इकनॉमी के बारे में पढ़ा था। ध्यान से देखिए, ये हमने पढ़ा था क्लास नंबर 1 में टू सेक्टर इकनॉमी के बारे में, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म को देती है, फर्म उस सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को तैयार करके हाउस होल्ड को देती है, और फर्म जो भी पैसा कमाती है उसे फैक्टर सर्विसेज जितनी भी यूज़ करती है, जो भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज की फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उन्हें रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन जब वो पैसा हाउस होल्ड के पास पहुंच जाता है, फिर हाउस होल्ड क्या करता है, उसी पैसे को फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज के ऊपर उन्हें कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक तो हमारा जनरेशन ऑफ इनकम का फेस होता है। 3 तरह के फेस हमने देखे थे। फेज़ 1 जनरेशन ऑफ इनकम, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फेज़ 2 एंड द फेज़ 3 इज़ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। पहले क्या करते हैं, फर्म जो होती है वो इनकम का जनरेशन करती है, उसके पास इनकम जनरेट होती है। फिर फर्म उस इनकम को जनरेट करने के बाद गुड्स और सर्विसेज के ज़रिए उस इनकम को जनरेट करने के बाद वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो लैंड फर्म इस्तेमाल करती है, लेबर का इस्तेमाल करती है और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करती है, उनमें वो जनरेशन ऑफ इनकम जैसी फर्म के पास आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही हाउस होल्ड के पास पहुंच जाता है, फिर हाउस होल्ड उसे क्या करती है, डिस्पोजिशन कर देती है, मतलब उसे कंज्यूम कर देती है। तो यहाँ पर हमने टू सेक्टर इकनॉमी में 3 फेसेस पढ़े थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब आज की क्लास में हम क्लास नंबर 2 में पढ़ेंगे 3 सेक्टर ऑफ इकनॉमी, 4 सेक्टर ऑफ इकनॉमी। जब हाउस होल्ड और फर्म दो सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जब हाउस होल्ड और फर्म के साथ साथ गवर्नमेंट भी आपके इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाती है, हाउस होल्ड और फर्म के साथ कंजम्पशन करने में, जनरेशन ऑफ इनकम करने में, तो वो हमारी 3 सेक्टर ऑफ इकनॉमी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड और फर्म का तो आपने पढ़ लिया था कि हाउस होल्ड जो होती है वो क्या करती है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज देती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखिए बॉटम में, व्हेन हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, पॉइंट नंबर 1, देन फर्म्स गिव देम फैक्टर पेमेंट। जो भी फैक्टर सर्विस का इस्तेमाल करती है फर्म, वो फैक्टर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड इन टर्न्स स्पेंट दैट फैक्टर पेमेंट टू द गुड्स ऑन सर्विसेज। तो ये तो हो गया हाउस होल्ड फर्म, टू सेक्टर इकनॉमी। जब गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड और फर्म के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि हाउस होल्ड ने क्या किया, गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज दी, मतलब हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को दी और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट ने फैक्टर पेमेंट की। अब ऐसा तो लेबर, ये तो नहीं है कि लेबर फर्म के लिए काम करेगी, हो सकता है लेबर गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्होंने गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हो। तो जो फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी फैक्टर पेमेंट करेगी। फैक्टर सर्विसेज नंबर 1, फैक्टर 2, फैक्टर पेमेंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट के अलावा क्या करती है, हाउस होल्ड से टैक्स पेमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि जो भी हाउस होल्ड पैसा कमाएगा हाउस होल्ड, जो भी इंटरेस्ट कमाएगा या जो भी सैलरी कमाएगा, ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल इनकम हो चाहे वो कॉर्पोरेट इनकम हो, आपको टैक्स पेमेंट क्या करनी होगी, गवर्नमेंट को देनी होगी। उसके बाद ये हो गया पॉइंट नंबर 3, टैक्स पेमेंट। उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हाउस होल्ड्स को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स होती है जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को देती है, सोसाइटी को देती है, लेकिन उसके बदले में कोई गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं करती। तो बेसिकली जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं वो आपकी नॉन प्रोडक्टिव नेचर की होती हैं। हमारे कंट्री के आउटपुट में या गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में उसका कोई रिलेशन नहीं होता। जस्ट फॉर सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए मैंने यहाँ पर कुछ हिंट डाले हुए हैं, जैसे वेलफेयर का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे
हेल्थ एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देती है, एजुकेशन फैसिलिटी देती है, तो वो आपका वेलफेयर हो गया। फाइनेंशियल एड का मतलब हो गया जैसे कई बार स्टूडेंट का लोन हो गया, स्टूडेंट्स लोन हो गया, स्टडी लोन हो गया, या आपके स्कॉलरशिप हो गई, बाहर पढ़ने की स्टडी हो गई, विदेश जाने की, वो फाइनेंशियल एड हो गया। सोशल सिक्योरिटी में आएगा जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, या आपके ओल्ड एज पेंशन हो गई, जो बूढ़े लोगों को दी जाती है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, विडो पेंशन्स हो गई। तो जिस तरह की जो सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ओल्ड एज पेंशन है, मान लो जिसकी जो ओल्ड एज, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनकी एज हो जाती है, जो वर्किंग नहीं कर पाते, जो ओल्ड एज में आ जाते हैं, जब गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है, अब उस पेंशन के बदले में गवर्नमेंट उनसे कुछ लेती नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए गवर्नमेंट कोई किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, कोई आपके बैकवर्ड एरिया में किसी को एजुकेशन लोन दे रही है, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं ले रही है, तो एक तरह से इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। और ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है वो वन साइडेड होती है, और ये नॉन प्रोडक्टिव नेचर की होती है। ये किसी भी तरीके से गुड्स और सर्विसेज की जनरेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पर ये हो गया गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का रिलेशन। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और फर्म्स का रिलेशन देखते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म से गुड्स और सर्विसेज लेती है, नंबर 1, फिर उस गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर देती है, नंबर 2, और उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म्स जो भी पैसा कमाती है कॉर्पोरेट सेक्टर से, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, यहाँ पर मैंने टैक्स पेमेंट के भी मेंशन किया हुआ है। टैक्स पेमेंट में इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो फर्म क्या पे करती है, जैसे फर्म पे करती है सेल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो ये टैक्स पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी लेती है, और जो टैक्स पेमेंट है वो गवर्नमेंट फर्म से भी लेती है। जब गवर्नमेंट फर्म से टैक्स पेमेंट लेती है, तो उसी टैक्स पेमेंट के पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म्स को सब्सिडीज़ देती है। सब्सिडीज़ के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सब्सिडीज़ का मतलब है रिलैक्सेशन टू फर्म। रिलैक्सेशन टू फर्म का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बैकवर्ड एरिया में किसी ने इंडस्ट्री खोली है सोशल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे सब्सिडीज़ देती है कि भाई आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन देंगे, आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 60% हम आपके जो बिजली का खर्चा है उसको वेव ऑफ कर देंगे, हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है इलेक्ट्रिसिटी में, या आपके जो टैक्स कंसेशन होता है, टैक्स में रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। और आपको कई बार ग्रांट्स दे देती है, आपको कई बार मदद दे देती है बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। उसके साथ साथ 3 सेक्टर इकनॉमी में आपने देखा होगा यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का बीच में पॉइंट आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पर अगर हाउस होल्ड चाहे तो कुछ पैसा अगर उनके पास, हाउस होल्ड के पास कंजम्पशन के बाद बच जाता है, अगर हाउस होल्ड अपने पैसे को कंजम्पशन करना चाहती है, लेकिन मान लीजिए अगर हाउस होल्ड के पास 100 रुपये है और उसमें से उन्होंने 80 रुपये कंज्यूम कर लिया है, 20 रुपये बच गया है, तो 20 रुपीज़ को वो क्या करेगी, फाइनेंशियल मार्केट में सेव कर देगी। या फिर अगर उनके पास कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं है तो फाइनेंशियल मार्केट में जाके बोरोइंग भी कर सकती है। इसी तरीके से फर्म्स के पास अगर सरप्लस है तो फाइनेंशियल मार्केट में वो सेव कर देगी, अपना इन्वेस्ट कर देगी, जोड़ के रखेगी, और या फिर वो अगर उनको अपने बिज़नेस को बढ़ाना है तो वो बोरोइंग भी कर सकती है। तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो सेविंग और बोरोइंग का काम करती है। आप अपना पैसा सेव कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में, आप बैंकिंग का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल। इसमें 3 सेक्टर मॉडल किस तरीके से हम इसे बोलते हैं, हाउस होल्ड नंबर 1 सेक्टर, फर्म नंबर 2 एंड गवर्नमेंट नंबर 3। तो यहाँ पर ये हो गया 3 सेक्टर इकनॉमी। यहाँ पर 3 सेक्टर इकनॉमी का मतलब होता है डोमेस्टिक इकनॉमी, जो कंट्री अपने अपने अंदरूनी ही अपने नेशनल बाउंड्री के अंदर जो कंट्री बिज़नेस कर रही है, आपस में एक दूसरे के साथ, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है। इसमें फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर आप ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कहलाता है, जिसमें आप डोमेस्टिकली इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी जो है उसमें हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट आती है। अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी की। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी मैंने यहाँ पर 4 सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पर देखिए, मैंने गवर्नमेंट और हाउस होल्ड फर्म का रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखाया है, सिर्फ फॉरेन सेक्टर का हाउस होल्ड के साथ और फॉरेन सेक्टर का फर्म के साथ रिलेशन दिखाया है। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको 4 सेक्टर इकोनॉमी पूरे एज अ कंप्लीट पिक्चर के साथ दिखाई देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए, जहाँ पर 4 सेक्टर इकोनॉमी ऊपर लिखा हुआ है। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी जहाँ ऊपर लिखा हुआ है उसमें देखिए हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर का रिलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करता है, फॉरेन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है, एक्सपोर्ट मैन पावर। मान लीजिए हमारे कंट्री से कुछ मैन पावर है वो फॉरेन चली गई, ठीक है, वहाँ फॉरेन में उन्होंने काम किया,
और फॉरेन सेक्टर ने उनको उनके काम के बदले में पैसा दिया, तो वो हो गया फैक्टर पेमेंट। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हमारे कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए बाहर की कंट्री से हमें क्या मिलती है, ग्रांट्स मिलती है। कई बार हमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिलती है, कई बार हमें स्कॉलरशिप में हो गई या हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है। और कई बार हम भी बाहर की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कई बार हम भी उनको हेल्प करते हैं। तो जब बाहर की कंट्री से हमें हेल्प मिलती है, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव हेल्प नहीं, प्रोडक्टिव नेचर की नहीं, सिर्फ एक वन साइडेड पेमेंट हमें मिलती है। और हमारी तरफ से जब किसी दूसरी कंट्री को वन साइडेड पेमेंट जाती है, जैसे अमेरिका ने हमारी मदद के लिए हमें कुछ पैसा दिया या हमने अमेरिका की मदद के लिए हमने उनको कुछ पैसा दिया, तो जो भी उसका लेना और देने का जो नेट इफेक्ट होगा उसे नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है हमें फ़ॉरेन कंट्री से मदद मिली और हमने फ़ॉरेन कंट्री की मदद की, तो जो भी उसका नेट रिजल्ट होगा उसे नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। उसके बाद है आपका पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स का मतलब होता है कि जब भी हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर से कुछ भी खरीदेगा, फॉरेन सेक्टर से कुछ भी परचेज़ करता है हाउस होल्ड, ठीक है, मान लो आपने बाहर से कुछ भी ख़रीदा, ठीक है, कुछ भी मंगवाया आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी जो पेमेंट होगी फॉरेन सेक्टर को वो कहलाएगी पेमेंट ऑफ फॉरेन इम्पोर्ट्स। तो पहले फैक्टर सर्विसेज जाती है, फिर फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास आती है, फिर उसके बाद नेट ट्रांसफ़र पेमेंट हम निकालते हैं, और उसके बाद हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट आता है। हाउस होल्ड, मान लीजिए आप, अगर हम इंडिविजुअली आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपने फ़ॉरेन से कुछ मंगवाया, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट। अब आते हैं फॉरेन सेक्टर का फर्म के साथ। एक फर्म जो होती है जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करती है, या तो वो रॉ मटेरियल क्या करेगी, फ़ॉरेन से इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट करेगी या फिर वो एक्सपोर्ट करेगी। मान लीजिए आपने बाहर से कुछ मटेरियल मंगाया अपने फर्म के लिए, मान लो आपने कोई मशीनरी मंगवाई या रॉ मटेरियल मंगवाया बाहर से, तो वो क्या होगा, पेमेंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, वो नंबर 1 पे आ गया। और हो सकता है कि आप और गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पर सेल करें, एक्सपोर्ट करें, तो उससे आपको फॉरेन सेक्टर से क्या मिलेगी, पेमेंट रिसीव होगी। तो पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट रिसीव्ड एंड पेमेंट फॉर इम्पोर्ट पेड, तो ये 2 ही काम होते हैं फर्म और फॉरेन सेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें आपको फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी एज अ कंप्लीट पिक्चर के साथ दिखाई देगी। अब आज इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये है कंप्लीट पिक्चर। इसमें देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाउस होल्ड आ रहा है, राइट हैंड साइड में फर्म आ रहा है, बीच में फाइनेंशियल मार्केट, फिर गवर्नमेंट आ रही है, फिर ऊपर फॉरेन सेक्टर आ रहा है। तो गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ वही फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट, टैक्स पेमेंट, इधर से गवर्नमेंट का फर्म के साथ टैक्स पेमेंट मिल रहा है, सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट, फिर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है। नीचे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कंजम्पशन चल रहा है, फैक्टर पेमेंट चल रही है, और उधर से फॉरेन सेक्टर का हाउस होल्ड के साथ फैक्टर सर्विसेज पेमेंट चल रही है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट चल रही है, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट चल रहा है। इधर फॉरेन सेक्टर का फर्म के साथ एक्सपोर्ट का रिसिप्टमेंट हो रहा है और इम्पोर्ट का पेमेंट हो रहा है। तो ये है आपकी कंप्लीट पिक्चर ऑफ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। उसके बाद मैंने छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं, जैसे फैक्टर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आती है, एंटरप्राइजेज आता है। और फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है जो सर्विसेज हम फर्म को देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, उसके बदले में इंडस्ट्री हमें उन रिटर्न्स उसका पैसा देती है। जैसे अगर हमने इंडस्ट्री को लैंड दी तो हमें लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, लेबर दी तो लेबर क्या लेगी, वेजेस लेगी। जिसने इंडस्ट्री में पैसा लगाया वो अपना इंटरेस्ट लेगा, और जिसने इंडस्ट्री को शुरू किया है, जो मालिक है, वो प्रॉफिट लेगा। टैक्स पेमेंट में आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, हाउस होल्ड इनकम टैक्स पे करता है, और फर्म जो टैक्स पेमेंट करती है वो कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पे करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने बता ही दिया, वन साइडेड होती है, जो गवर्नमेंट सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए अपनी तरफ से पैसा देती है सोसाइटी में, जिसके बदले में लेती कुछ नहीं है, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है डोमेस्टिकली। अगर नेट ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो फॉरेन सेक्टर, विदेशों में जो हम दूसरी कंट्रीज़ में हम जो पैसा दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लेते हैं और हम दूसरी कंट्री की मदद करते हैं, तो वो आपका जब आपस में लेना और देना माइनस होता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाता है। सब्सिडीज़ का मतलब होता है जब गवर्नमेंट फर्म किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फर्म के डेवलपमेंट के लिए फर्म को किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन देती है, इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, या टैक्स में कंसेशन हो गया, या लोन में कंसेशन हो गया, तो वो आपका सब्सिडीज़ कहलाता है। तो ये था आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, एंड वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगा, इसको ध्यान रखना। आगे चल के जब आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी कंट्री, एक कंट्री में जब हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं कि पूरी कंट्री में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, और उस आउटपुट से कंट्री में कितनी टोटल इनकम जनरेट हुई है, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट का आइडिया लग पाता है।
तो वो हमने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो करना है, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि पूरी कंट्री में टोटल कितना आउटपुट, कितना माल तैयार हुआ, कंट्री ने टोटल कितना पैसा कमाया, जब वो हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 सेक्टर इकनॉमी को ध्यान में रख के करेंगे। तो वहाँ पर 4 सेक्टर इकनॉमी की पिक्चर को आप ध्यान में रखना, इस वाली पिक्चर को ध्यान में रखना जो ये 4 सेक्टर इकनॉमी है, यहीं से आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.